डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मार्गरेट एवरी के मजमून लुई पैस्टर पर बात करेंगे। लुई पैस्टर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। आपका शुमार माइक्रोबायोलॉजी के अहम तरीन बानियों में होता है। आपने ये दरियाफ्त किया था कि इंतहाई छोटे छोटे जानदार, जिनको हम जरासीम कहते हैं, फर्मेंटेशन यानी तखमीर कारी और बीमारियों की वजह बनते हैं। आपने जरासीम को मारने के लिए पेस्चराइजेशन का तरीका भी दरियाफ्त किया। इसके अलावा पैस्टर ने फ्रांस की शराब और रेशम की सनत को भी तबाह होने से बचाया और इन सनतों की बेहतरी के लिए इनकलाबी इकदामात तजवीज़ किए। आपने वैक्सीनेशन के उसूल वज़ा किए और रेबीज और एंथ्रेक्स जैसी खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन भी बनाई। आपकी तहकीक, नज़रियात और दरियाफ्तों ने मेडिकल के शोबा में इनकलाब बर्पा किया और लाखों इंसानों की जिंदगियां बचाईं। आज दुनिया में तकरीबन 30 के करीब बड़े इदारे, बेशुमार हस्पताल, स्कूल, बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और गलियां लुई पैस्टर के नाम से मंसूब की गई हैं। ये एक ऐसा एजाज है जो बहुत कम साइंसदानों को हासिल हुआ। पैस्टर को मिलने वाले नुमाया एवार्ड्स की फहरिस्त हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आते हैं आज के मजमून पर, जो असल में मार्गरेट एवरी की किताब 6 ग्रेट साइंटिस्ट से लिया गया है। इस किताब में इन्होंने 19वीं सदी के 6 बड़े साइंसदानों की जिंदगी के हालात और नुमाया कारनामों पर रोशनी डाली है। उनमें से एक नाम लुई पैस्टर का भी है। इस मजमून को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले मार्गरेट एवरी हमें लुई पैस्टर की इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताती हैं, फिर उसकी शादी और अज़दवाजी जिंदगी पर भी बात करती हैं। इसके बाद लुई पैस्टर की हुब्बुल वतनी का तज़किरा भी मिलता है। चौथे और आखिरी नंबर पर मार्गरेट एवरी लुई पैस्टर के कारनामों पर रोशनी डालती हैं। अब हम इसी तरतीब के साथ इन पॉइंट्स पर थोड़ा तफसील से बात करेंगे। अर्ली लाइफ ऑफ लुई पैस्टर। मार्गरेट एवरी लिखती हैं कि पैस्टर 1822 में फ्रांस के ज्यूरा डिस्ट्रिक्ट के इलाके डोल में पैदा हुआ। अभी उसकी उम्र 2 साल ही थी जब उसका खानदान डोल से आरबोइस की तरफ नकल मकानी कर गया, जहां उसके वालिद ने चमड़ा रंगने का काम शुरू किया और पैस्टर को कम्युनल स्कूल में दाखिल करा दिया। शुरू में पैस्टर को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी ज्यादा तवज्जो मछलियां पकड़ने और अपने दोस्तों के तस्वीरी खाके बनाने में लगी रहती थी। ताहम जल्द ही उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा और उसने संजीदगी के साथ तालीम हासिल करना शुरू कर दी। आरबोइस के कॉलेज में फलसफा नहीं पढ़ाया जाता था, लिहाजा बेहतर तालीमी मौक़ों की तलाश में पैस्टर बिजेंसन चला गया। लुई पैस्टर को केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वो क्लास में अक्सर ऐसे सवालात पूछता जिनके जवाब देना उसके प्रोफेसर के लिए भी मुमकिन नहीं होता था। वो बेचारा परेशान हो जाता और ये कहकर पैस्टर को खामोश कराने की कोशिश करता कि सवाल पूछना तो टीचर का काम होता है, ना कि स्टूडेंट्स का। यहाँ उसने साइंस और आर्ट्स में ग्रेजुएशन की और फिर यहीं पर पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट यानी प्राइवेट लाइफ ऑफ लुई पैस्टर पर। मार्गरेट एवरी लिखती हैं कि 1848 में पैस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में केमिस्ट्री का प्रोफेसर तैनात हुआ और यहीं पर उसकी अपनी होने वाली बीवी से मुलाकात हुई, जो स्ट्रासबर्ग एकेडमी के सरबराह की बेटी थी। इन्होंने 1849 में शादी कर ली और शादी वाले दिन लुई पैस्टर अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे भूल ही गया कि आज उसकी शादी है। उसके एक दोस्त को भेजकर उसे बुलाया गया था। ताहम इनकी शादी निहायत कामयाब और खुशगवार साबित हुई। उसकी बीवी का नाम मेरी पैस्टर था, जिसने अपने शौहर के काम में बहुत मदद की। तजर्बात में मुआवनत के साथ साथ पैस्टर की साइंसी तहकीक को मुख्तलिफ मज़ामीन और तहरीरी शक्ल देने में मेरी पैस्टर का किरदार इंतहाई अहम था। इसके बाद मार्गरेट एवरी लुई पैस्टर की अपने वतन से मोहब्बत यानी पैट्रियोटिज्म पर बात करती हैं। आप लिखती हैं कि पैस्टर इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि उसके आबाओ अजदाद शुजात व बहादुरी, वफादारी और हुब्बुल वतनी की आला रवायात से जुड़े हुए थे। उसके वालिद ने नेपोलियन की फौज में नुमाया खिदमत सरअंजाम दी थी और बहादुरी और वफादारी के सिले में क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड भी हासिल किया था। इसीलिए लुई पैस्टर की शख्सियत पर वालिद का असर बहुत ज्यादा था। वो वक्तन फवक्तन अपने वतन फ्रांस से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता रहता था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पैस्टर एक साइंसदान से ज्यादा मुहिब्बे वतन था, यानी उसकी हुब्बुल वतनी ने ही उसे साइंसदान बनाया। एक दफा उसने अपनी तमाम जमा पूंजी जो 150 फ्रांक्स पर मुश्तमिल थी अपने वतन के लिए वक्फ कर दी। 1848 में जब यूरोप सियासी इनकलाब से गुजर रहा था तो पैस्टर ने नेशनल गार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने मुल्क के दिफा में किरदार अदा कर सके। लेकिन उसे ये कहकर नेशनल गार्ड में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया कि नीम मफलूज होने की वजह से वो इस काम के लिए अनफिट है। इस पर पैस्टर को बहुत ज्यादा मायूसी हुई।
याद रहे कि 1868 में पेस्टर पर फालिज का हमला हुआ था, जिसके जिस्मानी असरात कई सालों तक बरकरार रहे। ताहम 2 साल बाद वो अपना ज़हनी काम हस्बे साबक बहाल करने के काबिल हो गया था। नेशनल गार्ड में भर्ती में नाकामी के बाद ये नाकाबिले तस्खीर आदमी साइंस की तरफ मुतवज्जे हुआ और इसने मेडिकल के शोबा में अपने मुल्क की खिदमत करने का अज़म कर लिया। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन ने लुई पेस्टर को पीएचडी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी थी। 1870 में जब फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग शुरू हो गई तो पेस्टर ने न सिर्फ जर्मनी को यह डिग्री वापस कर दी बल्कि यूनिवर्सिटी को खत लिखा कि मेरा नाम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी यानी असातिज़ा की फहरिस्त से हटा दिया जाए। मैं अपने दुश्मन मुल्क के किसी इदारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तो ये कुछ मिसालें हैं जिनका ताल्लुक लुई पेस्टर की हुब्बुल वतनी के साथ है। इसके बाद मार्गरेट एवरी लुई पेस्टर के कारनामों पर बात करती हैं, जिनकी एक तवील फहरिस्त मुरत्तब की जा सकती है। इनमें पहले नंबर पर है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी जरासीमों का बगैर किसी बैरूनी वजह के खुद ब खुद पैदा हो जाना। ये पेस्टर ही था जिसने कई सालों से जारी बहस का खात्मा किया और ये साबित किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन मुमकिन नहीं है। दूसरे नंबर पर है फर्मेंटेशन यानी तखमीर कारी पर उसकी तहकीक और शराब बनाने के मुख्तलिफ तरीकों की दरियाफ्त। इसके बाद है पेस्टर सेव्ड द सिल्क इंडस्ट्री ऑफ फ्रांस। चौथे नंबर पर है ट्रीटमेंट ऑफ कैटल डिजीज एंथ्रैक्स। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ प्यूपरल फीवर यानी जिचगी का बुखार। छठे नंबर पर है डिस्कवरी ऑफ द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स। सातवें नंबर पर ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया और रेबीज। और आखिरी नंबर पर है पेस्टर एंड इंस्पिरेशन फॉर अदर साइंटिस्ट। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स पर तफसील से बात करेंगे। एक दफा फ्रेंच एकेडमी ने इस मसले के हल के लिए इनाम की पेशकश की कि आया जानदारों का खुद ब खुद वजूद में आना एक हकीकत है या नहीं। लुई पेस्टर का मानना था कि जानदार खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकते, जबकि उसके मुखालफिन का ये कहना था कि जानदार बगैर किसी बैरूनी मुदाखलत के खुद ब खुद भी पैदा हो सकते हैं। पेस्टर ने उन्हें चैलेंज कर दिया और फ्रेंच अकेडमी को सालसी की पेशकश की। अकेडमी ने एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जिसके सामने पेस्टर और इसके मुखालफिन को अपने तजर्बात दोहराने का कहा गया। यानी दोनों फ्रीकैन के तजर्बात के नताइज देखने के बाद कमीशन ये फैसला करेगा कि कौन सा नजरिया दुरुस्त है। मुकर्रर तारीख को पेस्टर अपने तजर्बात के लिए मुकम्मल साजो सामान साथ लेके आया, लेकिन उसके मुखालफिन के पास कुछ नहीं था। उन्होंने मौसम का बहाना लगाकर इस मुकाबले में शिरकत करने से इनकार कर दिया। ताहम लुई पेस्टर ने कमीशन के सामने अपने तमाम तजर्बात मुकम्मल किए और अपनी थ्योरी को सच साबित करके इनाम जीत लिया। उसने साबित किया कि अगर किसी मादे को इतना गर्म किया जाए कि उसके अंदर तमाम जानदार मर जाएं और फिर उस मादे को छूने वाली हवा को इस तरह से फिल्टर कर दिया जाए कि ये हवा जरासीम से पाक रहे, तो फिर मादा तब्दील नहीं होता, यानी उसके अंदर जरासीम पैदा नहीं होते और वो अपनी हालत को बरकरार रखता है। मिसाल के तौर पर आजकल डब्बों में बंद दूध को ज्यादा देर तक महफूज रखने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। दूध को उबालने के बाद ऐसे डब्बों में बंद किया जाता है जिनके अंदर हवा फिल्टर की गई होती है और वो जरासीम से बिल्कुल पाक होती है। इस अमल को लुई पेस्टर के नाम की मुनासबत से पेस्चराइजेशन कहा जाता है। ये असल में एक हीट प्रोसेस है जो उन छोटे छोटे अजसाम और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है जो दूध और मशरूबात वगैरह के खराब होने की वजह बनते हैं। दूध को पेस्चराइज्ड करने के लिए उसे 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक रखा जाता है। इसी तरह शराब और बियर में इस्तेमाल होने वाले मशरूबात को खराब होने से बचाने के लिए 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। आज आपको मार्केट में पेस्चराइज्ड दूध के अलावा पेस्चराइज्ड अंडे, जूस, चीज वगैरह भी मिलते हैं। इन सब को इसी तरीका कार से गुजार कर नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया से पाक किया जाता है। कमीशन के सामने किए गए तजुर्बात के दौरान ये मालूम हुआ कि कुछ जरासीम को हरारत के जरिए खत्म करना मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर दूध में पलने वाले कुछ बैक्टीरिया कई मिनट तक उबालने पर भी जिंदा थे, लेकिन जब पेस्टर ने दर्जा हरारत को बॉइलिंग पॉइंट से भी 10 सेंटीग्रेड ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर तमाम बैक्टीरियाज मर गए। यानी ये बात सामने आई कि कुछ जरासीम तो कम दर्जा हरारत पर ही मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मारने के लिए दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर लेकर जाना पड़ता है। लुई पेस्टर ने जरासीम पर जो काम किया वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। उसकी वजह से दूसरे साइंसदानों में भी ये शौक पैदा हुआ कि वो जरासीम पर मजीद तहकीक करें और उनकी आदात का मुतालिया करें। आज हमारे पास जरासीम के मुतल्लिक जितनी भी मालूमात है वो पेस्टर की दरियाफ्तों की वजह से ही मुमकिन हुई। अब आते हैं फर्मेंटेशन यानी तखमीर कारी और शराब की तैयारी के मुख्तलिफ तरीकों पर।
فرمنٹیشن اصل میں کسی مادے کے اندر موجود مائکرو آرگینزم یعنی چھوٹے چھوٹے جانداروں کی وجہ سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کو کہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ مختلف طرح کی شراب، بیئر، دہی اور کئی اور مصنوعات کی تیاری میں یہی عمل کار فرما ہوتا ہے۔ لوئی پیسٹر نے تخمیر کاری پر جو کام کیا اس کی بدولت فرانس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ جرمنی کی شراب دنیا میں بہترین سمجھی جاتی تھی اور جرمنی شراب برآمد کر کے بہت بڑی مقدار میں زر مبادلہ کما رہا تھا۔ لوئی پیسٹر نے اس پر کام کیا۔ وہ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا ملک بھی آگے آئے اور اس صنعت میں جرمنی کی اجارہ داری کا خاتمہ کرے۔ فرمنٹیشن پہ کی جانے والی تحقیق کے دوران لوئی پیسٹر نے شراب کی تیاری کے مختلف طریقے دریافت کیے۔ 1876 میں اس نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام ایٹیوڈز سور لا بیئرے یعنی شراب کا مطالعہ تھا۔ اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ یہ لوئی پیسٹر کی مشہور کتابوں میں سے ایک ہے۔ پیسٹر کے دریافت کردہ طریقوں کی بدولت چند ہی مہینوں میں فرانس نے جرمنی سے بہتر شراب تیار کر لی اور اس صنعت میں بھی اپنا مقام بنا لیا۔ ہکسلے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ صرف تخمیر کاری کے اوپر پیسٹر نے جو کام کیا اس کی وجہ سے فرانس کو اتنی رقم بچ گئی جو جرمنی اور فرانس کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کے کل تاوان سے زیادہ تھی۔ تخمیر کاری پر پیسٹر کا کام یہیں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی تحقیق نے میڈیسن، سرجری اور عوامی صحت پر کئی گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہی دنوں میں لارڈ لسٹر زخموں کی سوجن پر کام کر رہا تھا۔ اکثر اوقات مریض کا زخم اتنا خراب ہو جاتا تھا کہ جسم کے اس حصے کا کاٹنا ضروری ہو جاتا اور کئی دفعہ تو ایسا کرنے سے بھی مریض کی جان نہیں بچتی تھی۔ لوئی پیسٹر نے چونکہ یہ دریافت کیا تھا کہ تخمیر اصل میں جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس چیز نے لارڈ لسٹر کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ زخموں کی سوجن بھی دراصل تخمیر کی ہی ایک قسم ہے جو زخموں میں جراثیم کے داخل ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر جراثیم کو زخموں سے خارج کر دیا جائے تو سوجن سے بچا جا سکتا ہے۔ یہی وہ دریافت تھی جس کے بعد سرجری کے آلات اور آپریشن ٹیبل، آپریشن تھیٹر وغیرہ کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے کاربولک ایسڈ وغیرہ کا استعمال شروع کیا گیا۔ اس کام کی بے پناہ اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لارڈ لسٹر سے پہلے 33% اموات سرجری کے بڑے آپریشنز کی وجہ سے ہوتی تھی، لیکن آج یہ تعداد کم ہو کر محض 1% رہ گئی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ لوئی پیسٹر نے فرانس کی ریشم کی صنعت کو بچانے میں کیا کردار ادا کیا۔ فرانس کی گھریلو صنعتوں میں سلک انڈسٹری بھی شامل تھی۔ فرانس کا کسان ریشم کے کیڑے پالنے کا بہت شوقین تھا۔ ہر گھر کا ایک بہترین کمرہ ریشم کے کیڑوں کو پالنے کے لیے مخصوص رکھا جاتا تھا اور اس کام میں خواتین بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر ان کیڑوں کی دیکھ بھال کرتی، انہیں شہتوت کے تازہ پتے مہیا کرتی اور کمرے کے درجہ حرارت کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ریشم کے کیڑوں کی یہ صنعت اتنی عام اور اتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تو رسمی سلام دعا کے دوران یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا حال ہے، بلکہ یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے ریشم کے کیڑے کیسے ہیں۔ 1849 تک تو یہ صنعت مسلسل پھلتی پھولتی رہی، پھر ان کیڑوں پر بیماری کا حملہ ہوا اور یہ صنعت تیزی سے زوال کا شکار ہونے لگی۔ جلد ہی یہ بیماری ارد گرد کے ملکوں میں بھی پھیل گئی اور ریشم پیدا کرنے والے ہزاروں خاندان مایوس ہونے لگے۔ ان کی معاشی حالت نہایت گمبھیر ہو گئی۔ حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ فرانس کی حکومت نے لوئی پیسٹر کو اس بیماری پر تحقیق کرنے کا کہا۔ پہل تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک کیمسٹ یعنی کیمیا دان تھا، نہ کہ ایک نیچرلسٹ، یعنی وہ کوئی جانوروں اور پودوں کا ماہر نہیں تھا۔ اس نے پوری زندگی کبھی ریشم کے کیڑے کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب حکومتی نمائندے نے اس کو تانا دیا کہ کیا یہی آپ کی قابلیت ہے کہ آپ صرف ان تجربات پر کام کرتی ہیں جو آپ کے مشاہدے میں آتے ہیں، دوسروں کے مشاہدات میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پیسٹر کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ریشم کے کیڑے پالنے والے ان ہزاروں خاندانوں سے بھی ہمدردی محسوس ہوئی جو اب بے روزگار ہو چکے تھے، لہٰذا وہ اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد اس نے کسانوں کو تجویز دی کہ وہ ہر کیڑے کے انڈوں کو علیحدہ علیحدہ اکٹھا کریں اور صرف وہی انڈے رکھیں جو صحت مند والدین سے حاصل ہوئے ہوں، لیکن ایسا کرنے کے لیے خوردبین کا استعمال ضروری تھا۔ فرانس کے کسان خوردبین کو ایک عجیب و غریب اور خوفناک چیز سمجھتے تھے اور اس کا استعمال کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ چنانچہ پیسٹر نے انہیں یہ بتا کر حوصلہ دیا اور خوردبین کے استعمال پر آمادہ کیا کہ اس کی 8 سالہ بیٹی بھی اس کو استعمال کرتی ہے اور کافی خوش رہتی ہے۔ صحت مند انڈوں کو علیحدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ پیسٹر نے ان چیزوں سے بچنے کی بھی ہدایت کی۔ اوور کراؤڈنگ یعنی تھوڑی جگہ پر زیادہ کیڑوں کو جمع کر لینا،
अनक्लीनलीनेस यानी सफाई का ख्याल ना रखना, ओवर हीटिंग यानी ज्यादा दर्जा हरारत और अनहेल्दी कंडीशंस यानी अमूमी तौर पर गैर सेहतमंदाना हालात। पेस्टर ने बताया कि ये चीजें कीड़ों को कमजोर कर देती हैं और उन्हें बीमारी लाहक होने का खतरा बढ़ जाता है। रेशम के कीड़े पालने वाले किसानों ने जब पेस्टर की दी गई हदायत पर अमल करना शुरू किया तो 1-2 सालों में ही ये सनत दोबारा उसी मुकाम पर पहुंच गई। कहा जाता है कि पेस्टर के आने से पहले फ्रांस को रेशम के कीड़ों की इस बीमारी की वजह से 40 मिलियन फ्रांक्स का नुकसान हो चुका था, लेकिन पेस्टर ने इस सनत को बहरान से निकाला और फ्रांस की मईशत की बेहतरी में निहायत अहम किरदार अदा किया। हजारों खानदानों का रोजगार दोबारा शुरू हुआ। इस पूरे अमल का एक और फायदा ये भी हुआ कि इसके बाद पेस्टर ने इंसानों के साथ साथ बड़े जानवरों की बीमारियों पर भी तहकीक का आगाज कर दिया।